सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हमारे साथ देश के एक बड़े सक्सेसफुल ऑथर और एस्ट्रोलॉजर श्री जतिंद्र संधू जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे अब हम बात करते हैं, जो आपका कोर एक्सपर्टाइज भी है, जिसपे आपकी कई किताबें भी हैं, आपने कई कोर्सेज भी कई विद्यार्थियों को उनसे लाभान्वित किया है। यह है फुटप्रिंट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजी जिसका हम देह पर, शरीर पर, उसमें होने वाले रोगों पर किस तरीके से उपयोग कर पाए, जिससे कि वो स्थितियां जिनमें हम अन्य साधनों से ना जान पाए, या हमारी नेचर की हम किन बीमारियों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उन्हें किस तरीके से देखा जाए, जिससे हम अपनी जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसमें सुधार ला सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आदरणीय संधू साहब, फुटप्रिंट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे देखा जाए इसको? देखिए जी, धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। पहली बात तो ये है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, ये कोई नई चीज नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको आयुर्वेद के बेस पे विवरण मिल जाता है। विभिन्न ग्रंथों में हमारे जो मूल ज्योतिष के ग्रंथ है, उनमें रस आपको मिलेंगे। आपको उसके अलावा आपको धातु मिलेंगी। आपको ग्रहों के ग्रहों का अंगों पे अलग अलग पे स्वामित्व मिलेगा। तो ये सब चीजें तो है। वात पित्त और कफ की बात होती है, ये भी ग्रंथों में है कि ये पित्त प्रकृति होगी तो ये वात की होगी, ये वात पित्त मिक्स होगी। ये सब चीजें जो हैं, ये उसी में ग्रंथ में। लेकिन अगर ये समझा जाए कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष ही जो है हल है, या ज्योतिष ज्योतिष ही सोल्यूशन है, या ज्योतिष क्योर है, वो नहीं हो सकता। अदरवाइज आयुर्वेद की जरूरत नहीं पड़ती। जहां साहब से हमारी एक मतलब ये बात हो रही, तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसा है, देखो, लोग ये चीज समझनी चाहिए कि आयुर्वेद क्यों है। अगर ज्योतिष से सब ठीक होता तो आयुर्वेद की जरूरत नहीं पड़ती। तो आयुर्वेद इसलिए है कि आयुर्वेद क्योर है। आयुर्वेद से, और पहले डॉक्टर्स होते थे या पहले वैद्य होते थे, तो उनको इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके फिर वो किया करते थे। इसमें एलिमेंट्स भी काम करते हैं, इसमें धातुएं भी काम करती हैं, रस भी काम करते हैं। इन रसों से आप पित्त पित्त को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वात को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मतलब एक एलिमेंट को, एलिमेंट बैलेंसिंग जो है वो, जब हम जो चीज हम खाते पीते हैं उसी से। छठ रस जो है, 6 रस, ये ये भी इसी में वर्णित है, ग्रंथों में है। बात ये आ जाती कि इनको खंगालने की, इनको इनकी इस इंफॉर्मेशन को निकालने की, और इसमें इस पे काम करने की। इसमें कुछ लोगों ने मतलब इसमें अगर बात करो तो डेविड फ्रॉली है। अब डेविड फ्रॉली ने, मेरे हिसाब से तो, मैं अगर बात करूं तो उसमें कुछ दिया ही नहीं। बेसिक आपने आयुर्वेद की वो क्या है, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें कुछ भी नहीं। तो उस किताब का कोई, आपने बेसिक आपने ये दे दी कि आपकी बॉडी टाइप ये हो सकती है, वो हो सकती है, दिस एंड दैट। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आयुर्वेद की दे दी। अब ये कुछ लोगों को अपील भी की, ये किताब बिकती भी है आज की डेट में काफी, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। फिर इसमें डॉक्टर शुकदेव चतुर्वेदी की किताब है, रोग निवारण और ज्योतिष। ये डॉक्टर शुकदेव चतुर्वेदी का इस पे जो है, उन्होंने अच्छा विवरण दिया है। अगर किताबों की बात करें तो उनकी किताब अच्छी थी। अब बात आती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें तो इसमें मेरे को ये लगा कि ये एक फील्ड है। एक, जब मैंने इसको ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, कि इसमें लोग नहीं। उसका कारण ये है कि ये एक लुक्रेटिव नहीं है, ये कमर्शियल एंगल से कोई बहुत अच्छी वो नहीं है। कारण ये है कि एक तो ये इसकी वेरिफिकेशन जो है वो
वहीं हो जाती है, स्पॉट पे हो जाती है। कई आप किसी को बता रहे हो कि भाई ऐसा है, तुम्हें ये है, ये इसकी ससेप्टेबिलिटी है, ये तुम्हें हो सकता है, ये हो सकता है, इस आपको हाइपरटेंशन है, आपको ये है, वो है। तो एक तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि जैसे कि इसके कुछ साइंस के ड्रॉबैक्स में ये है कि कई बार आप करंट पोजीशन, जो उसकी करंट बीमारी है, उसको छोड़ के उसका बाकी हिस्ट्री बता सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है। इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज इंडिकेटर। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप कंक्लूसिव कभी भी नहीं बना सकते कि ये सूद सेइंग या कोई ऐसा ये फॉर्चून रीडिंग नहीं है, या कोई आपको मतलब ये ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे बाबा वांगा की भविष्यवाणी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें तो इसकी एक मेथोडोलॉजी है, इसका एक इसको करने का तरीका है। इस भगवान की कृपा से, और जो है इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये जो मेरी किताब रूट्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आया, ये लगभग 20 साल की मेहनत के नतीजा था। इतना इतना मटेरियल था कि उसमें से 3 किताब निकल सकती थी। अब वो ये मटेरियल क्या था, इनको जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें भी जिक्र किया है कि उसको इनके मूल तत्व या मूल स्तोत्रों को पकड़ते हुए, फिर इसकी एप्लीकेशन को देखते हुए, और उसमें थॉट प्रोसेस लगाते हुए, बीच में फिर मेडिकल्स, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड पे नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर मेरे को मेयो क्लिनिक या वेब एमडी जैसी साइट से बीमारी के बारे में पता करना। मेरा जो अप्रोच थी वो ये है कि पहले तो आपको मेडिकल साइट्स पे जाना है, मेडिकल साइट से आपको ये कॉज पता करना है, पहले तो उसकी डेफिनेशन, फिर उसका कॉज कि कौन सा ऑर्गन है, फिर उस ऑर्गन को लोकेट करके उस ऑर्गन को प्लेनेट स्पेसिफिक करना है कि कौन से ग्रह हैं, फिर उनका कॉम्बिनेशन बनना है। अब इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जातक तत्व में एक सूत्र है कि बृहस्पति अगर लगन में है तो मंगल सप्तम में है। मंगल सप्तम में, बृहस्पति लगन में, तो जो है मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, ये उस ग्रंथ के मुताबिक है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है। अब ये देखिए, इसको अगर आप थोड़ा विचार करो तो ये एक संबंध है, क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब बृहस्पति और इसका संबंध, क्या इस संबंध को पहले सोचने की बात यहाँ पे क्या आई? पहले सोचने की बात ये आई कि क्या इसको ये लगन और सप्तम से बाहर निकाल के देखा जा सकता है ना? दूसरा, क्या ये संबंध तक बात है, या लिंक, मतलब जहां पे इनका एस्पेक्ट है, या एक दूसरे को किसी तरह से एक ही देखता दूसरा नहीं देखता, वहां तक लिया जा सकता है? और क्या बृहस्पति और मंगल एक बड़ा कॉमन कॉम्बिनेशन है? क्या सारे लोग जिनके बृहस्पति और मंगल है उनको मेंटल डेफिशिएंसी या मेंटल डिसेबिलिटी होगी? ये तीसरा ये बात आ जाती। तो अल्टीमेटली क्या है कि इसमें फिर फिर जब यहां तक पहुंचा जाए तो उसके बाद फिर क्या है, फिर से ग्रंथों को खोलना पड़ा, फिर देखना पड़ा कि ये मेंटल डिसेबिलिटी में ये तो एक है, इसके अलावा और क्या कहाँ का है? अब प्रश्न मार्ग ने आपको एक चीज बताई कि जब चित्त रोग है, चित्त रोग का एक कॉम्बिनेशन है, पंचम और अष्टम का आपस में संबंध। पंचम मन, उत्तर कलामृत के अनुसार पंचम मन लिया गया है। पंचम आपका विजडम भी है, जो आपने अकोमुलेटेड विजडम या जो भी है, लर्निंग भी है। और अष्टम जो है, ये फोर्सफुल नेचर है। यहाँ पे फोर्सफुल, जहाँ पे मतलब एक उन्माद की स्थिति जो है, ये फोर्सफुल आदमी कब होता है? जब उन्माद में होता है, जब किसी उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते। एंड जैसे क्या है कि अब अष्टम के क्या क्या है, रेप, सडोमी, मर्डर, ये सब चीजें अष्टम में से। विंडफॉल तो साइड।
अब इन दोनों का अगर लिंक होता है, मतलब आपकी सोच, मन पे ये फोर्सफुल नेचर का जब प्रभाव पड़ता है तो ये हो सकता है। ये इसी लॉजिक पे ये बृहस्पति और वो भी है, क्योंकि बृहस्पति हायर लर्निंग और विजडम है, और मंगल उन्माद पैदा कर सकता है। मंगल उन्माद नहीं है लेकिन पैदा कर सकता है, बिकॉज मंगल फोर्सफुल है। यही तो ये एक चीज समझ आती है कि पंचम अष्टम और ये मंगल और ये एक ही लाइन की सोच है, एक ही तरह की सोच है। फिर इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन, जैसे कि बृहस्पति बुध और चंद्र। सबसे पहले तो बृहस्पति बुध और चंद्र अगर पाप प्रभाव में है तो उसका जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है उसका, या उसकी जो मनोबल है, या उसका मन का वो कमजोर है, मनोबल कमजोर है। तो आप ये देखोगे कि जितने एडिक्ट्स हैं, जितने साइकोपैथ्स हैं, सब में आपको चंद्र चंद्र आप बृहस्पति और बुध ये आपको अप्रभाव में मिलेंगे। अब चंद्र का तो मन है, और ये इंटेलेक्ट है, मरकरी बुध जो है वो इंटेलेक्ट है, और बृहस्पति विजडम। अगर ये तीनों पाप प्रभाव में, इसका मतलब ये तीनों जो है मनोबल नहीं है, आदमी में मनोबल की कमी है, मतलब उसमें विल की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी। तो ऐसे में जो है वो उन्माद की स्थिति में कुछ ऐसे एक्शन कर जाएगा जिससे बाद में शायद पछताना भी पड़े। एडिक्शन के लिए भी ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली हाँ, लेकिन इट इज वन ऑफ देम। अब ये कि ये इन सबको इकट्ठा करके जब आप देखोगे तो ये चीज समझ आती है। मतलब आप सीधा इसको ऐसे करके बता दो कि बृहस्पति और ये अगर मंगल का लिंक होगा तो वो होगा। लेकिन जब मैंने इसको पाया, इसको टेस्ट किया और ये किया, सारे जितने भी जो है चार्ट्स हैं उन पे इसको देखा गया, तो एक चीज सामने आई कि सब में 99% चार्ट्स में बृहस्पति और मंगल का लिंक निकल के आया। तो क्या मतलब, ये पहली बात तो ये है कि बृहस्पति और मंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारे के सारे बृहस्पति और मंगल वाले पागल नहीं हो सकते, ठीक है। तो तीसरी चीज ये सामने आई कि जो हैं, जो एक्चुअल में जिनको प्रॉब्लम है उनमें है, उनमें आपको ये उसकी परसेंटेज 99% आ रही है, 100% आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब लोग इसको किसी सूत्र को नकारते हैं, किसी सूत्र को करते हैं, तो ये जो मेरा कोर्स है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, ये इन्हीं चीजों पे बना हुआ है। आयुर्वेद को इससे लिंक ना, और ये कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग बीमारियों के लिए मैंने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। मैंने नहीं बना रखे, बेसिकली मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा करें। ये रिसर्च, जो लोग कहते हैं नहीं रिसर्च है, पर्सनल है, कहाँ से लिया? इन्हीं ग्रंथों ने दिया, इन्हीं ग्रंथों ने दिया, उन्हीं से ले रहे हैं। क्या रिसर्च अपनी क्या? अगर आपको भगवान ने थोड़ी सुबुद्धि दे दी कि आप उसको समझ पा रहे हो, तो आप रिसर्च क्लेम नहीं कर सकते। तो यही एक बात हुई कि इसको अपनी, तो ये जो मेरे जो कोर्सेज हैं इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का है, प्रोफेशनल्स पे है, ये वैदिक मेडिकल में खास करके इसकी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है ज्यादा, और लोगों का प्रायोरिटी वाइज जो है हेल्थ बहुत पीछे रखते हैं, जबकि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट ये इससे कुछ बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रायर वार्निंग तो है। प्रायर वार्निंग का मतलब है कि आप उसको मतलब प्रायर वार्निंग भी अगेन आपका भगवान की अगर चाहता है कि आपको कोई पहले से बता दे, तो आप उसके अनुसार अपनी दिनचर्या जो है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो है। तो ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, इसमें 24 से 26 सेशंस होते हैं, डिपेंडिंग, अगर सवाल पूछे जाए तो 26 भी हो सकते हैं, किसी की डाउट्स हैं तो 2 सेशन एक्सटेंड भी किया जा सकता है, नॉर्मली 24 सेशंस का होता है। और इसमें जो नॉन डिजीजेस हैं उसको कॉम्बिनेशन के साथ लिंक किया जाता है। जैसे सिर की सारी बीमारियां हैं, डिजीजेस ऑफ हेड इंक्लूडिंग ब्रेन कैंसर वगैरह तक,
अब ब्रेन का अलग होगा, मतलब हेड का पार्ट अलग है, कैंसर का पार्ट अलग है। कैंसर कैंसर एक अलग कॉम्बिनेशन में आता है, ब्रेन एक अलग कैंसर में एक अलग कॉम्बिनेशन में। तो ये कॉम्बिनेशंस कहीं से नहीं लिए हैं, कॉम्बिनेशंस इसी क्लासिक्स में से खंगाले हैं, क्लासिक्स में से उठाए हैं और क्लासिक्स में उठा के इस कोर्स को डेवलप किया है। बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स किया है अब तक। और मेरी यही रहता है कि मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन देता हूँ। कॉम्बिनेशन पहले समझाया जाता है, आयुर्वेद का प्रोसेस है। 2 लेक्चर्स जो हैं, लगभग 2 या 3 लेक्चर्स ये थ्योरी के होते हैं। इसमें आयुर्वेद का रोल, एलिमेंट्स का रोल और ये सब प्लैनेट्स और उन सब का रोल डिफाइन करने के बाद फिर इसको आगे लेके जाया जाता है कॉम्बिनेशंस पे। और फिर ये उसमें एक चीज और भी रहती है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है, अब आपको चैलेंज है, आप मेरे को चैलेंज करो कि ये नहीं लगता, कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये काम नहीं करते। और उसको उसको चैलेंज करने के लिए उनको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अप्लाई करेंगे वो नहीं होगा तो मैं मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे रह गया, आपसे कमी कहाँ रह गई। तो ये अप्रोच रहता है। और नॉर्मली ये ये कॉम्बिनेशन से जो इसको लिया गया है, या कॉम्बिनेशन के साथ इसको और ये कॉम्बिनेशन सारे के सारे एक क्लासिक्स में से उठाए हुए हैं। मेरा अपना कुछ इसमें नहीं है, क्लासिक्स में से उसमें थोड़ा सोच को यूज किया है, अपनी समझ को यूज किया है। और ये जो है ये टोटल क्लासिक ओरिएंटेड कोर्स है। और मेरा तो यही है कि लोगों को जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है उनको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से क्योंकि ये जो एक ऐसा फील्ड है। जो फुटप्रिंट के लिए आपने एक एग्जांपल देकर के गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन से बताया, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को, यानी एक फ्रेमवर्क के अंदर फिर उन प्लैनेट्स के रोल को बिठा करके आपने उन कॉम्बिनेशन का परीक्षण भी किया, और जो ऐसा पाया कि जो रोगी उनमें कॉम्बिनेशन पाया गया। मुझसे भी काफ़ी आयुर्वेद के छात्र बात करते थे कि इस तरीके का क्या कोई कोर्स अवेलेबल है। तो आप जैसे शख्सियत जो कोर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लॉजिकल पार्ट से भी विद्यार्थियों को पढ़ाना जानते हैं, तो उनके लिए तो निश्चित ही इस तरीके का कोर्स बड़ा उपयोगी होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये अप्लाइड नॉलेज है। अप्लाइड नॉलेज का अर्थ यह है कि इसे परीक्षण आपने अपने लंबे जर्नी में किया भी है। ये सिर्फ सूत्रों का भावानुवाद नहीं है, ये जी प्रैक्टिकली उन कंडीशंस को देखा गया है। तो जी जल्दी ही आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी, और सूत्रावलोकन में किन्हीं सूत्रों पे आपसे बात करेंगे। आपने जी। इन तीनों एपिसोड में अपना अद्भुत अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद निश्चित ही आपका भी, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। ये पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के लायक हूँ कि नहीं। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे झा साहब जैसे ही व्यक्तित्व, जैसे उनका उनकी छाप हो, मैं उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी तरफ से जितना जो हो सके वो कर। धन्यवाद। प्रणाम सर, धन्यवाद।